हमारे दो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम और पंजाबी, जिनकी मातृ जुबान उर्दू और पंजाबी है, उसके साथ इसका सौतेला रवैया है। उस सौतेले रवैये का आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में दोनों जबानों के तकरीबन 1500 पद खाली हैं और ये खाली दिल्ली सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से है। 2017 में भी 214 वैकेंसी पंजाबी की निकाली गई थी और 213 वैकेंसी उर्दू की निकाली गई थी। उस टाइम पे भी 43 पंजाबी की और 34 उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हो सकी थी और 171 पंजाबी और 179 उर्दू के शिक्षकों की रिक्तियां खाली रही थी। यानी ये वो सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है तालीम के नाम पर, जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती है कि देखिए हम तालीम पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चोर रास्ते से अल्पसंख्यकों की जो तालीम की रूह है, यानी जो अल्पसंख्यकों की जो तालीम का जो जबान है, मादरी जुबान है, उसके पीछे इसका भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से वो टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। और फिर वही गलती 2022 में दोहराई जाती है कि 2022 में पंजाबी की 874 वैकेंसी निकलती है, उर्दू की 917 वैकेंसी निकलती है और उस गलत नीति की वजह से सिर्फ 138 पंजाबी के शिक्षक भरे जाते हैं और 177 उर्दू के भरे जाते हैं। 736 पंजाबी की रिक्तियां बची रह जाती हैं और 740 उर्दू की टीचरों की वैकेंसीज रह जाती हैं। उसके विरोध में 9 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली आवाज उठाती है और वो आवाज उठा के इस सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करती है, पर्दाफाश करती है। ये मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है या वो अखबार की कटिंग में लेकर आया हूं जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने आवाज उठाई थी कि पक्षपात नीति के कारण दिल्ली में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों का संकट खड़ा हो गया है। खड़ा नहीं हो गया था, ये संकट इन्होंने जानबूझ के खड़ा किया था। अब जब हमने इसकी मांग उठाई और जगह जगह इनका विरोध किया तो अब सरकार जागी है। तो सरकार के डीएसएसपी ने एक लेटर कल लिखा उसको माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर को, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें डीएसएसपी के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये बात बताई कि अब हम टीजीटी उर्दू, टीजीटी पंजाबी और साथ में टीजी संस्कृत, यहाँ पे नुक्ता समझने की बात है कि संस्कृत वालों ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, फिर भी उन्होंने संस्कृत को इसमें शामिल कर लिया। हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम इसका एतराज नहीं करते, लेकिन हम ये मनोवादी मानसिकता के बारे में बताना चाहते हैं कि जब भी कभी उर्दू या अल्पसंख्यक समुदाय अपनी बात उठाता है तो ये बैलेंस बंद कराने के लिए अपनी नीतियों को डिफरेंटली पेश करते हैं। खैर अब जो भी किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस आर्डर के तहत ये बताया है कि अब जो भेदभावपूर्ण नीति थी वो भेदभावपूर्ण नीति ये थी कि उर्दू और पंजाबी जबान के 2 पेपर हुए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो कैंडिडेट सेक्शन ए में पास होता था वही सेक्शन बी की मेरिट उसकी काउंट होती। जिसने सेक्शन ए पास नहीं किया उसको सेक्शन बी में कंसीडर ही नहीं किया गया। इसीलिए इतने कम टीचर रखे गए, इसी के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। अब इस ऑर्डर के तहत उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन ए का अब पास होना जरूरी नहीं होगा और वो सेक्शन ए में जितने भी नंबर आएंगे वो सेक्शन बी के साथ जुड़कर टोटल मेरिट बनेगी, ऐसा ये लेटर बताता है। अब इसके हवाले से हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो ये कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस भेदभावपूर्ण नीति और गलती के लिए माफी मांगे, वो अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगे, खासतौर से उर्दू वालों से और पंजाबी वालों से माफी मांगे कि तुम्हारी गलत नीति की वजह से ये दोनों जुबानें या इन दोनों जुबानों को पढ़ने वाले बच्चे 5 साल से तो वैसे ही महरूम है टीचर से। इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? और फिर तुमने ये छोटे से डिसीजन लेने में भी 6 महीने लगा दिए। 9 फरवरी 2022 का हमारी डिमांड है जो कल पूरी हुई है। तो एक तो ये 6 महीने का कफारा, दूसरा ये 5-7 साल से जो तुम तालीम के नाम पे अपनी पीठ थपथपाते हो और अल्पसंख्यकों के विरोध में और उनके बच्चों को उर्दू और पंजाबी न पढ़ पाए, उसकी जब तुमने साजिश की है, इसके लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। दूसरी बात
जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया DSSP का, उनको उसी एग्जाम के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाए, और जिन बच्चों को या आवेदकों को सेक्शन ए पास ना करने के कारण रोक दिया गया था, उनको उसी मेरिट के तहत नियुक्ति की जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सरकार का पैसा बचेगा, दूसरा टाइम बचेगा, तीसरा वो जो लोग जो ओवर एज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो उनको किनारे पे थे, अब वो ओवर एज हुए होंगे तो वो उस ओवर एज के खतरे से भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इस लेटर में ये लिखा गया है कि ये जो नीति में बदलाव किया गया है ये आगामी वैकेंसीज के लिए है, यानी आने वाली वैकेंसीज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने लोगों ने अप्लाई कर दिया था वो इसमें कंसिडर नहीं होंगे। तो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि पुराने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया उनको उसी मेरिट के आधार पर, उसी नंबरों के आधार पर कंसिडर करके जल्द से जल्द उर्दू और पंजाबी टीचरों को मुकर्रर किया जाए, नियुक्त किया जाए। क्योंकि हमें शक है कि ये मनवादी सरकार फिर कोई बहाना बना देगी, फिर नई वैकेंसी में लाकर कोई और एक ऐसा रसूखा ले आएगी कि उर्दू और पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे जिस तरह से पिछले 8 साल से अपने टीचरों के लिए तरस रहे हैं, आगे भी तरसते रहेंगे। इसलिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है और इसको ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जब तक वो अपनी मादरी जुबान में अपना पढ़ाई नहीं पूरी करेगा तब तक उसको वो असल जो रूह है तालीम की वो उसको नहीं मिल पाएंगे। यूं कहिए असल ताकत जो होती है मादरी जुबान होती है, उस ताकत से वो महरूम रहेगा। लिहाजा मैं दोबारा से दोहराता हूं, जो हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल से, पहला तो वो अपने भेदभावपूर्ण गलत नीति जिसको उन्होंने तस्लीम किया है, तस्लीम करके ही उन्होंने बदलाव किया है, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दूसरा, टाइम और पैसा बचाने के लिए पुरानी बच्चों जो भी मेरिट थी उसी के आधार पर नियुक्तियां करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ओवरेज हो सकते हैं और आइंदा जो और दूसरे बहाने से भी बचा जा सके। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके शुक्रिया के साथ मैं खत्म करता हूं। अब आपके जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपने अरविंद केजरीवाल को मनुवादी कहा है, वो तो अम्बेडकर साहब के फोटो लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑफिस में। यही तो दोगला चेहरा है कि फोटो लगाकर जो उनकी कार्यशैली है, कार्यशैली उनकी ये है कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी को, उन्होंने तो शहीद भगत सिंह का ही फोटो लगा रखा है, तब पंजाबी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? लेकिन उनको जब कोई पकड़ता है तो वो फिर पतली गली पकड़ लेते हैं। यानी इस तरीके से देखें कि ये जवाब उन्होंने खुद नहीं दिया, DSSP से अपने ही अल्पसंख्यक कमीशन को दिलवाया है, खुद नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जबकि तालीम के मामले में मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हर बात पर आके बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो उनकी जो मानसिकता है वो मनवादी है। अगर नहीं होती तो आप मुझे बताइए कि उर्दू और पंजाबी की डिमांड थी, उन्होंने इसमें संस्कृत क्यों जोड़ दी? इसका डिसीजन उनको जो डिमांड था उसी पर लेना चाहिए था। हम संस्कृत के खिलाफ नहीं है, हम संस्कृत के फेवर में है। संस्कृत भी उतनी प्यारी जुबान है जितनी उर्दू और पंजाबी है, लेकिन इस सरकार की मंशा पर हम सवालिया निशान लगा रहे हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका मतलब पारदर्शी नहीं है। क्या लगता है कि केजरीवाल भी बीजेपी के राह पर जिस तरह से मुसलमानों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का तो एक नहीं, ऐसी 50 पॉलिसीज है। खासतौर से उर्दू के ताल्लुक से तो मैं बता दूं, उन्होंने दिल्ली उर्दू एकेडमी को खत्म कर दिया। दिल्ली उर्दू एकेडमी के जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो उसके चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, चाहे उसका ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, तीनों उर्दू नहीं जानते हैं। अब आप बताइए जो उर्दू नहीं जानता है वो उर्दू एकेडमी का क्या खिदमत करेगा? उसका 2 साल से उन्होंने बजट रिलीज किया था, वो तो अब हमने जाकर उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने बजट रिलीज किया है। एक तो लोगों को उन्होंने एक तो प्रोग्राम भी शुरू किए, उसमें भी उनका भेदभाव था कि हमारे जो सचिव है राजीव रियाज साहब, ये दलित होने की वजह से उनको नए पुराने चिराग जैसे प्रोग्राम में नहीं बुलाया था। यानी नए पुराने चिराग वो है जिसमें सारे दिल्ली के 300 से ऊपर खुतबा बुलाए जाते हैं, शोरा बुलाए जाते हैं, उसमें भी चूंकि ये दलित है इसलिए इनको नहीं बुलाया था। तो ये एक और सबूत है आपका कि वो मनवादी है।
वरना एक अकेला दलित उर्दू शायर, उसको छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई थी, अब हम इनको बुलाते हैं। फिर उन्होंने उनको बुलाया। तो क्या लगता है उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, जैसा कि आप कह रहे हैं? नहीं, उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है। लेकिन चूंकि इसको मुसलमान ज्यादा बोलते हैं, मुसलमानों की ये मादरी जुबान है, इसलिए ये दिल्ली सरकार उर्दू के साथ भेदभाव करती है। सर, आप इन पर तमाम ये आरोप लगा रहे हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हम लोग कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं। कट्टर ईमानदारी का अपना सबूत लगातार वो देते हैं। उनके मंत्री अभी जेल में चले गए, दूसरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बातें वो करते हैं उसमें है नहीं उनकी? देखिए, वो कितने कट्टर ईमानदार है कि एक मंत्री तो जेल में है और जेल में भी झूठ बोल के अस्पताल में है। अस्पताल में भी एक जांच अधिकारी ने ये कहा कि इतनी सारी मशीनें इनकी बंद पाई गई, इन्हें फौरन जेल भेजा जाए, जबकि वो खुद जेल मंत्री है। जो मंत्री जेल के अंदर है वो खुद जेल मंत्री है। दूसरा मंत्री लाइन में है। शराब नीति के कारण, गरीब विरोधी नीतियों के कारण, पूरी दिल्ली को नशे के फैशन में तब्दील करने के कारण मनीष सिसोदिया लाइन में है। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग मेरे ट्वीट फॉलो करते हो तो मैंने ये परसों ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ पत्र दिया था कि मैं कभी जिंदगी में कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। अब आप बताइए अरविंद केजरीवाल साहब कौन सी गाड़ी में चलते हैं, कितने बड़े बंगले में चल रहते हैं, और बंगले में स्विमिंग पूल है या नहीं है। और तीसरी बात, Z+ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली। अरे अगर आप ईमानदार, कट्टर तो छोड़िए, खाली ईमानदारी भी होते तो अपने एफिडेविट पे जमे रहते। ईमानदारी की बात तो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सीखिए। कितनी मर्तबा उनकी गाड़ी पे गोली चल चुकी है और सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी देने के लिए संसद में गुहार लगाई, गृह मंत्री ने तो गुहार लगाई। उसके बाद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऊपर वाले पे भरोसा करते हुए उस सिक्योरिटी को ठुकरा दिया। आज भी वो बिना सिक्योरिटी के सिंगल चलते हैं। ये है ईमानदारी। ये तो पाखंड है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि देश में भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा, यह सबसे खतरनाक चीज सांप्रदायिकता है। आप बताइए क्या सांप्रदायिकता के खिलाफ काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तारीख बदल दी। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा धार्मिक आयोजन को सरकारी खर्चे पर लाइव प्रसारण किया। तो ये आदमी जिसकी जबान का कोई भरोसा नहीं, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? वो शख्स तो कभी ईमानदार नहीं हो सकता जो अपनी नीतियों में कहकर शपथ पत्र देकर बदलाव कर ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के ताल्लुक से तो खास तौर से, चाहे वो उनका कोरोना के मामले में स्टेटमेंट हो, चाहे उनका मुस्लिम नौजवानों पे जो नाजायज UAPA लगाया गया है वो उसकी मंजूरी का मामला हो, चाहे वो CAA NRC के प्रोटेस्ट करने वाले नौजवानों के खिलाफ सहानुभूति दिखाने का मामला हो, और उससे भी बड़ी बात, दिल्ली दंगों में मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जानों का, अपने माल का, अपने कारोबार का नुकसान का मामला हो, सब मामलों में अरविंद केजरीवाल ने गद्दारी का मुजाहरा किया है, पीठ दिखाई और मुसलमानों को के साथ बेवफाई की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल से हमें कोई अब ऐसी उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो तुम्हारी सरकारी नीतियां हैं वो कम से कम भेदभावपूर्ण हो, वो कम से कम ऐसी हो जब तुम तालीम पे ढिंढोरा पीटते हो। तुम्हारा 27-28 हजार करोड़ का तालीम का बजट है, 70,000 करोड़ में अकेला एजुकेशन का बजट 28,000 करोड़ के आसपास है। तो उसमें आखिर 1500 उर्दू और पंजाबी की नौकरियां तुम्हें क्या तकलीफ देती? क्यों नहीं भरते हो तुम? क्यों बहाने ढूंढते हो उनको डिले करने के? ये बहाना ना करें वो अब डिले करने का कोई नया चुगूफा न ले आए। इसीलिए हमने आप लोगों को आज तकलीफ दी और आप लोगों ने हमारी बात सुनी। कलीम साहब, ये बताइए कि जो भी पॉलिसी बदलाव होता है वो हमेशा भविष्य के लिए होता है, भविष्य के लिए सरकार ने किया है। तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा मेरिट पर ही उनको उनका सिलेक्शन किया जाए, उनको लिया जाए, तो इसका क्या आधार है? देखिए, ये बदलाव पुरानी गलती सुधारने के लिए हुआ है। क्योंकि हमारी डिमांड थी कि आप ये भेदभावपूर्ण नीति है, तो जब अगर आप पुरानी गलती आपने सुधारी है, जाहिर बात है पहले मानी होगी तभी सुधारी है। तो जो तुम्हारी गलती की वजह से जो बच्चे मुतासिर हुए, जो उर्दू के टीचर नहीं मिल पाए उनको, और जो टीचर मुतासिर हुए जिनको अब तक परमानेंट नौकरी मिल जाती है और अपनी जीविका चलाते, उनका कफारा कैसे करेंगे आप? उनकी भरपाई कैसे करेंगे? अगर ये कोर्ट में केस चले तो जज साहब इसमें सजा भी सुना सकते हैं।
लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कम से कम इतना ही कफारा करिए कि आप उस पर माफी मांगिए, और जिन टीचरों ने पुराना अप्लाई किया है, आप ही की एजेंसी DSSP ने उनका इम्तिहान लिया है, उन्होंने नेचुरल इम्तिहान दिया है, उनका नेचुरल मार्क्स है, उन्हीं नेचुरल मार्क्स पे आप उनका मेरिट बनाइए और उनकी नियुक्ति कर दीजिए। वो सीटेट क्वालिफाइड है, वो बीएड है, उनके पास तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। और अगर आपको ये लगता है कि जो दूसरा सेक्शन बी है उसमें वो लोग नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो आप उनको बच लीजिए, फिर दोबारा से वैकेंसी निकाल कर दोबारा से ले लीजिए। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आपकी गलती का खामियाजा मेरे बच्चे भुगते हैं या वो टीचर भुगते हैं जिन्होंने बेचारे 5-7 साल से लाइन में लगे हुए हैं इस उम्मीद पे कि हमारी नियुक्ति होगी, और उसमें बहुत सारे तो ओवरएज होने की कगार पर होंगे, उनका कफारा और उनका भुगतान कौन करेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सवाल पूरे हो चुके होंगे आपके। आप तमाम हजरात का शुक्रिया।